हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो देखिए चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को आप छोटे क्लास में भी देखे थे। आपका इसका जो प्राइमरी डिफिनीशन पता है कि एसिड टेस्ट में क्या होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। तो ये तो मान लीजिए एक सिंपल डिफाइन है, प्राइमरी डिफाइन है। इसका जो बेसिक मेन डिफाइन आज हम लोग वो पढ़ेंगे, क्योंकि वही पढ़ना है क्लास 10th में आपको। तो पहली डिफाइन क्या थी, प्राइमरी डिफाइन कि एसिड टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे। अब बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। लेकिन पहले हम लोग एसिड पढ़ेंगे, तब बेस पढ़ेंगे, तब साल्ट पढ़ेंगे। एक हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे जिससे कि समझ में अच्छे से आएगा। एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशन क्या है वो सब पढ़ेंगे। तो पहले एसिड को हम कवर करेंगे, इसके कितने टाइप्स होंगे एसिड के वो सब पढ़ते हैं। और जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसको एसिड बोलते हैं। जैसे आप लेमन जूस देखिए, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें आप खाते हैं डेली लाइफ में जो कि आपको महसूस होता है कि ये चीज़ खट्टा है। जैसे राम मैंगो हो गया, अगर कच्चा आम है तो वो भी हो गया। टैमरिंड इमली हो गई, तो ये सब चीज़ें खट्टी हैं, तो इसमें क्या है, एसिड है। तो इस तरह से एसिड की आप पहचान कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ खाते हैं अगर खट्टा लगे तो एसिड है। जैसे आपका कर्ड हो गया, तो कर्ड भी क्या है, एसिड है। आपका मिल्क हो गया, तो मिल्क भी क्या है, मिल्क में भी आप जानते हो कि कौन सा एसिड पाया जाता है। मिल्क में स्टूडेंट लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो मिल्क में भी एसिड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में जिसका कि आप लोग यूज़ करते हो, जो कि वो नेचर में क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। तो ये तो मान लीजिए आपको डिफिनीशन पता है। और हम लोग पढ़ते हैं एसिड का जो मेन डिफिनीशन था। एसिड का जो पहला मेन डिफिनीशन लेकर आए थे उनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस ने ही पहले एसिड और बेस को डिफिनीशन को दिया था। वैसे एसिड बेस की डिफिनीशन बदलती गई, आर्हेनियस आए, इसके बाद लोरी ब्रॉन्स्टेड आए, तो अलग अलग साइंटिस्ट आते गए। लेकिन आपके सिलेबस में बस आर्हेनियस का ही डिफिनीशन पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या है उसको समझते हैं। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस which provide H plus ion with dissolve in water या in aqueous solution। बस ये बोल दीजिए तो हो जाएगा, क्योंकि aqueous का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपका वाटर सॉल्वेंट है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस प्रोवाइड करवाए उसको एसिड आप बोलोगे। ये डिफिनीशन है मेन। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड H प्लस आयन इन या विथ डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो घुल करके H प्लस दे, या इन एक्वस सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि एक्वस का क्या है कि वाटर जिसमें है, सॉल्वेंट है। ये आपका एसिड का डिफाइन था। जो H प्लस आयन दे उसी को एसिड बोलेंगे, यही आर्हेनियस ने बोला था। और जो OH माइनस दे उसको बेस बोलेंगे। तो बेस को भी नहीं पढ़ रहे, बस एसिड पढ़ेंगे अभी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर HCl है। HCl जब H2O में डिजॉल्व होगा तो ये देगा इस तरह से H प्लस और Cl माइनस। अब जैसे HNO3 है, तो HNO3 जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या देगा, HNO3 को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ऐसे टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस। अब यहाँ पर भी बच्चों को डाउट होता है कि जैसे यहाँ पर H2O तब कहाँ गया। H2O का यूज़ क्या है, H2O का यूज़ देखिए स्टूडेंट ब्रेक करने में है, केवल ये ब्रेक करने के लिए काम आ रहा है। आप जानते हैं कि ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो आपका H2O है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं कि H2O किस तरह से इसमें यूज हुआ है। इस रिएक्शन को थोड़ा ऐसे समझते हैं। जैसे देखिए HCl है और ये H2O है, तो H2O इस रिएक्शन में देखिए कैसे यूज हुआ बता रहे हैं। HCl में आप जानते हैं कि H पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है, ये आपको पता है। तो ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, तो इसमें जो H प्लस है यहाँ पर H2O पर जाकर अटैक करता है। H2O पर ही जाकर क्यों अटैक करता है, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, चैप्टर आप 4 में आप पढ़ेंगे। मेटल से नॉन मेटल से पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर XX इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो इसके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि इस पर भी इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पर इसको जो हम डाट लिखे हैं, ऑक्सीजन पर याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये भी इलेक्ट्रॉन पहले से है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एक तो बात तय है कि कभी क्लोरीन इसके साथ अटैच होगा नहीं। लेकिन जब किसी पर चार्ज अगर प्लस है, अगर माइनस है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा हैं। और जिसमें प्लस चार्ज है, इससे ये समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब ये इससे जुड़ेगा स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा, H3O प्लस। ये प्लस था ना यहाँ पर, तो H से H2, तो H2 और H जुड़ गया, H3O प्लस हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, Cl माइनस। तो ये है। तो आप चाहो तो यहाँ पर H3O प्लस लिख सकते हो। इसको बोला गया हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला गया, हाइड्रोनियम आयन बोला गया, हाइड्रोनियम आयन। और स्टूडेंट इसी को रिप्लेस करके सिंपली हम लोग H प्लस बोल देते हैं। कितना बड़ा कौन लिखेगा, इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो केवल H प्लस बोल देंगे। तो आप समझिएगा कि H2O कहाँ यूज हो गया। इस तरह से स्टूडेंट H2O का लॉजिक है। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको समझा दिए कि ये लॉजिक क्यों है, इस तरह से बनता है। अब ऐसे यहाँ पर HNO3 है, तो H प्लस NO3 माइनस पर टूटेगा। अब HNO3 का अगर ब्रेक करते स्टूडेंट, तो देखिए कैसे ब्रेक होगा। HNO3 है, ये प्लस H2O है। यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से इसको आप करते हैं तो आप जानते हैं कि H पर प्लस होता है, NO3 पर माइनस होता है, नाइट्रेट पर माइनस। तो ये प्लस कहाँ जाएगा, H2O के पास जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इसका एक, और NO3 माइनस बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन, इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इतना बड़ा कौन लिखेगा। तो इसी को क्या बोला दिया गया, H प्लस बोल दिया गया। तो अब ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम H प्लस ही लिखते चलेंगे। अब समझ गए कि फीलिंग क्या है, कैसे ये आया, ये लॉजिक है पूरा इसका। अब आर्हेनियस ने ये ही क्यों बोला कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन में, क्यों यहाँ पर वाटर ही इसको क्यों ब्रेक कर रहा है, क्यों नहीं और कोई सब्सटेंस यहाँ पर ले लिया गया, क्यों वाटर में ही ये दोनों ब्रेक होकर H प्लस Cl माइनस आयन दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि दुनिया की मोस्टली चीज़ें वाटर में ही घुलती हैं, क्योंकि देखिए बता रहे हैं एक और कहानी इसमें कि H2O की डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट ज़्यादा होती है। आप ये भी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जानकारी के लिए, H2O की डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट क्या होता है, टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे, मतलब कि HCl के बीच भी क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए ना, HCl में क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, Cl माइनस है। तो ये प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब HCl जो जुड़ा है एक फोर्स से जुड़ा है, ये H प्लस से Cl माइनस है यहाँ पर, तो इनके बीच में फोर्स है। लेकिन जब ये वाटर में डिजॉल्व होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, तो वाटर क्या करेगा कि इसको ऐसे तोड़ देगा और यहाँ पर H प्लस आ जाएगा और Cl माइनस की जगह सेपरेट कर देगा। क्योंकि H2O की इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, ज़्यादा, मतलब टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने की जो टेंडेंसी है, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। हम बोलते हैं किसी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसका मतलब क्या समझोगे कि वो जो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की टेंडेंसी क्या है, कम है, लेकिन इसके पास क्या है, मैक्सिमम। तो H2O की टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, इसकी मैक्सिमम होती है। अगर ये मैक्सिमम हो गई तो मैक्सिमम टेंडेंसी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की। तो इस तरह से टूट जाता है HCl। तो वाटर इस तरह से इसको ब्रेक कर देता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए HNO3 को अगर वाटर में हम लोग रखते हैं, अगर यहाँ पर वाटर है तो वाटर में जब HNO3 को रखोगे तो देखिए HNO3 के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या बताइए माइनस है। तो जब ये वाटर में जाएगा तो वाटर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो H प्लस यहाँ मिल जाएगा और NO3 माइनस आ गया। तो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिल गया, H प्लस मिल गया। और जब H प्लस मिल जाएगा तो ये HNO3 नेचर में कैसा हो जाएगा, एसिड। तो जहाँ भी आपको H प्लस मिल जाए वो नेचर में एसिड होगा। क्यों, वाटर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, हाई होती है। और डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, ब्रेक करने की टेंडेंसी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये एक बॉन्ड से इसको लाइन बोलते हैं ना, इसको ब्रेक कर दिया तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये पूरा इसका लॉजिक है, आप इसको समझिए। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एसिड को जब ब्रेक करते हो तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्लस है तो यहाँ पर एक क्या है, माइनस है। आपको सेम चार्ज में इसको तोड़ना है। अब कोई एसिड बोले, जैसे H2SO4 हम बोल दें, अब H2SO4 को ब्रेक करो सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये वाटर में जाएगा तो ये कैसे टूटेगा बताइए। तो अब यहाँ पर H प्लस तो देगा,
लेकिन यहाँ पर कितने H2 है? 2, तो 2 यहाँ सामने आ जाएगा, अब प्लस SO4 पर 2 माइनस। यहाँ पर स्टूडेंट आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव में कितने चार्ज है? 2 माइनस। तो यहाँ भी पॉजिटिव में देखिए, यहाँ पर 2 1 जा 2, या कुछ नहीं तो 1 ही है, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ भी 2 ही चार्ज है पॉजिटिव में, क्योंकि अगर 3 रहेगा तो 3 चार्ज है पॉजिटिव में। तो जितने चार्ज प्लस में होगा उतने चार्ज माइनस में होने चाहिए, यही इसका लॉजिक है। अब ये नहीं कि यहाँ पर H प्लस लिख दिए 2 नहीं लिखे, तो इसका मतलब कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, टूटना चाहिए। एक और आप ब्रेक कीजिए, H3PO4 बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। अगर इसको हम लोग H2O में डिजॉल्व करेंगे एक और सॉल्यूशन H2O में, तो ये टूटेगा किस में? देखिए H3 है तो 3 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3H प्लस। और PO4 फास्फेट पर आपको पता है क्या होता है? PO4 पर 3 माइनस। तो देखिए यहाँ पर 3 में नेगेटिव चार्ज है, तो 3 1 जा 3 1 जा, यहाँ 1 ही तो है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 3 1 जा 3, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, मतलब ये भी सेम चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए जितने भी लोग हैं H प्लस आयन दे रहे हैं कि नहीं, ये 1 H प्लस दे रहा है, ये 2 H प्लस दे रहा है, 3 H प्लस दे रहा है, तो आखिर H प्लस तो मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ये केमिकली डिफाइन है और यही मेन डिफाइन है। ये सब तो छोटे बच्चों जैसा है कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, नटखटी होते हैं, ये सब बकवास चीज़ें। देखिए हम लोग केमिकली रिएक्शन लॉजिकली बात करना है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस है जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जब इसको आप H2O में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा बताइए? तो H2 है तो कितने मिलेंगे? 2H प्लस मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। CO3 है तो CO3 पर कितना जगह? कार्बोनेट पर 2 माइनस आयन, आप जानते हैं कार्बोनेट पर 2 माइनस आयन। तो कितना आसान है, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 2 माइनस है। देखिए इक्वल चार्ज है कि नहीं? इक्वल चार्ज होना चाहिए प्लस माइनस का। अब हमें उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए ये वाटर में डिजॉल्व होकर के H प्लस दे रहे हैं, और रियलिटी में ये H प्लस नहीं हाइड्रोनियम आयन है। पूरा लॉजिक बता दिए हैं किस तरह से होता है, नहीं तो आप बोलोगे कि H2O कहाँ चला गया, बस इसी में H2O का यूज कहाँ हुआ। तो इस तरह से H2O देखिए यूज होता है, एक तरह से H2O इसको ब्रेक करता है, और देखिए ब्रेक कर किस तरह से यही बनता है। लेकिन H3O प्लस को लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो इसको छोटा करके हाइड्रोनियम आयन को H प्लस बोल दिया गया, सिंपल इसको H प्लस बोलेंगे। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि नहीं एसिड क्या था। अब स्टूडेंट आता है टाइप्स ऑफ एसिड, कि एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। टाइप्स के एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड में देखते हैं क्या बातें हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड में देखेंगे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है देखिएगा,